रामपुर गांव, जहां सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर की घंटी गूंजती थी और शाम को खेतों से लौटते किसानों की थकी हुई मुस्कान छुपाए नहीं छुपती थी। इसी गांव में रहता था ठाकुर बलवंत सिंह, एक ऐसा जमींदार जिसके पास जमीन तो बहुत थी पर दिल में जगह किसी के लिए नहीं। उसकी हवेली गांव के बीचों बीच खड़ी थी, भव्य, ऊंची, मगर सूनी। एक दिन ठाकुर अपनी हवेली की बालकनी में खड़े होकर अपनी जमीनों को देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष नहीं, बस और पाने की चाह थी। मुंशी जी कहाँ हो? जी ठाकुर साहब, हाजिर हूं। वो रामू काका की जमीन अभी तक मिली नहीं? उन्होंने कर्ज का पैसा दिया? नहीं ठाकुर साहब, वो कह रहे हैं कि अगले महीने फसल कट जाएगी तो दे देंगे। अगला महीना? मुझे और इंतजार करना होगा? नहीं, कल तक या तो पैसे या फिर वो जमीन मेरे नाम होनी चाहिए, समझे? मुंशी जी ने सिर झुकाया और चुपचाप चले गए। ठाकुर की आंखों में सिर्फ लालच था, इंसानियत नहीं। गांव के दूसरे छोर पर रामू काका का छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत, मगर प्यार से भरा। रामू काका अपनी पत्नी गोमती देवी और बेटी चंपा के साथ रहते थे। सुन रहे हो? मुंशी जी आए थे, कह रहे थे ठाकुर साहब कल तक पैसे मांग रहे हैं। हाय राम, अभी तो फसल कटने में 15 दिन बाकी हैं। इतनी जल्दी कहाँ से लाऊं मैं पैसे? बाबूजी, क्या हम अपनी जमीन हार जाएंगे? नहीं बेटा, तेरे बाबूजी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, तू परेशान मत हो। लेकिन रामू काका की आंखों में छुपी हुई बेबसी चंपा से छुप नहीं पाई। रात का अंधेरा धीरे धीरे घर पर छा रहा था, मगर उससे भी गहरा अंधेरा उनके मन में था। अगली सुबह गांव के चौपाल पर कुछ लोग इकट्ठे थे। सब रामू काका की परेशानी के बारे में बात कर रहे थे। राजू, एक युवा किसान। अरे भाई, ठाकुर साहब तो बस जमीनें हड़पते जा रहे हैं। पहले मोहन काका की, फिर सुखिया की, अब रामू काका की। क्या करें बेटा, हम गरीब लोग लड़ सकते हैं क्या उनसे? रामू को मदद करनी चाहिए हमें। चलो मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं 100 रुपए दूंगा। गांव वालों ने मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे किए, मगर वो ठाकुर के कर्ज के सामने बहुत कम थे। फिर भी उनके दिलों में उम्मीद थी। शाम को गांव के लोग रामू काका के घर पहुंचे। रामू भाई, ये लो। हम सब ने मिलकर ये इकट्ठे किए हैं। सरपंच जी, आप लोग, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। भगवान आप सबका भला करे। काका, आप फिक्र मत करो, हम सब साथ हैं। लेकिन जब पैसे गिने गए तो सिर्फ 3,000 रुपए थे, जबकि ठाकुर का कर्ज 10,000 रुपए का था। रामू काका की उम्मीद फिर से टूट गई। अगले दिन रामू काका हिम्मत करके ठाकुर की हवेली पहुंचे। ठाकुर साहब, मेरे पास अभी सिर्फ 3,000 रुपए हैं। बाकी 15 दिन में दे दूंगा। फसल कट जाएगी तो। बस, बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारी बातें। 15 दिन, 1 महीना, हर बार यही बहाना। नहीं रामू, या तो कल तक पूरे पैसे या फिर जमीन के कागजात मेरे नाम। ठाकुर साहब, वो जमीन मेरे बाप दादा की है। मेरी बेटी के लिए मैंने बचा कर रखी है। कृपा करो। मुझे तुम्हारी दया भीख की जरूरत नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए, बस। रामू काका वहां से टूटे हुए दिल से लौटे। उनके चेहरे पर हार साफ दिख रही थी। उस रात रामू काका की झोपड़ी में सन्नाटा था। चंपा अपनी मां की गोद में सोई हुई थी। रामू काका बाहर बैठे थे, आसमान की तरफ देखते हुए। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी बेटी का क्या होगा? सो नहीं रहे? नींद कहाँ आएगी?
कल सुबह तक अगर पैसे नहीं दिए तो सब कुछ खत्म। भगवान पर भरोसा रखो, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। लेकिन दोनों के दिलों में डर था, एक अनजान डर। सुबह होते ही ठाकुर अपने मुंशी के साथ रामू काका के घर पहुंच गए। रामू, बाहर आओ। जी ठाकुर साहब। पैसों का बंदोबस्त हो गया? ठाकुर साहब, बस कुछ दिन और। बस, अब बहुत हो गया। मुंशी जी कागजात तैयार करो, ये जमीन अब मेरी है। नहीं, ये हमारी जमीन है, आप नहीं ले सकते। ऐ लड़की, तेरे बाबूजी ने मुझसे कर्ज लिया था, अब चुका नहीं सकते तो जमीन तो देनी ही पड़ेगी। चंपा की आंखों में आंसू थे। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया था, मगर कोई कुछ नहीं कर सकता था। तभी पीछे से एक बुजुर्ग आवाज आई, रुको ठाकुर। सब पलटकर देखते हैं। एक बूढ़े साधु खड़े थे और उनके चेहरे पर शांति थी। कौन हो तुम? बीच में मत आओ। मैं एक राहगीर, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं ठाकुर। जो लालच में अंधा हो जाता है उसका अंत बुरा होता है। बकवास, मैं किसी की नहीं सुनता। मुंशी जी, कागजात पूरे करो। ठीक है ठाकुर, लेकिन याद रखना, जो दूसरों का हक मारता है उससे भगवान सब कुछ छीन लेते हैं। साधु ने ये कहा और चले गए। ठाकुर ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसी दिन रामू काका की जमीन के कागजात ठाकुर के नाम हो गए। रामू काका का परिवार बेसहारा हो गया। चंपा रो रही थी, गोमती देवी चुपचाप आंसू बहा रही थी। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? भगवान हमारा साथ देंगे बेटा, तू चिंता मत कर। माफ करना बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका। ठाकुर खुश था, उसकी जमीन और बढ़ गई थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि किस्मत का खेल अभी बाकी था। ठाकुर ने उस रात हवेली में जश्न मनाया। मुंशी जी, अब मेरे पास गांव की सबसे ज्यादा जमीन है। मैं सबसे बड़ा जमींदार हूं। जी ठाकुर साहब, लेकिन वो साधु की बात। साधु फकीर सब झूठ है। मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन उसी रात किस्मत ने करवट ली। आधी रात को अचानक ठाकुर की हवेली में आग लग गई। किसी को पता नहीं चला कैसे। आग की लपटें तेजी से फैल गई। आग, आग, बचाओ! मेरे कागजात, मेरे पैसे! गांव वाले दौड़े आए। सबने मिलकर आग बुझाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवेली का आधा हिस्सा जल चुका था और ठाकुर के सारे जमीन के कागजात राख हो गए थे। सुबह होते होते ठाकुर सदमे में था। उसकी सारी दौलत, सारे कागजात सब खाक हो गए थे। सब खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। ठाकुर साहब, वो साधु सही कह रहे थे। मैंने गलती की, मैंने बहुत गलती की। ठाकुर को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद वही साधु फिर से गांव आए। इस बार वो रामू काका के घर पहुंचे। रामू, तुम्हारी ईमानदारी और धैर्य ने भगवान को प्रसन्न कर दिया। महाराज, आपका क्या मतलब है? ठाकुर के सारे कागजात जल गए हैं। अब तुम कानूनी रूप से अपनी जमीन वापस ले सकते हो। और हाँ, ये लो। साधु ने एक थैली रामू काका के हाथ में रखी। ये क्या है महाराज? भगवान का आशीर्वाद। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए तुम्हारा भला हुआ। उसमें सोने के सिक्के थे। साधु मुस्कुराए और चले गए। रामू काका की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ दिन बाद ठाकुर बलवंत सिंह रामू काका के घर आए।
उनके चेहरे पर शर्म थी। रामू, मैं माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ठाकुर साहब उठिए, हम सब इंसान हैं, गलती हो सकती है। तुम मुझसे बेहतर इंसान हो रामू। मैंने अपनी जिंदगी लालच में बर्बाद कर दी। कोई बात नहीं ठाकुर साहब, अभी भी वक्त है, आप बदल सकते हैं। ठाकुर ने रामू काका के पैर छुए। उस दिन उन्होंने सीखा कि असली दौलत इंसानियत में है, जमीन जायदाद में नहीं।